हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पास हम इसका इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। अब फिर उसके बाद हम जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन तो फास्ट हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन से हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम पहले समझते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो जो हमने लिखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये दो वर्ड से आया है, एक है ऑर्गेनिक, एक है केमिस्ट्री। तो हम इनको तोड़ देते हैं, एक है ऑर्गेनिक और एक है केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि जो चीज़ें लिविंग थिंग से मिलते हैं, जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे जो चीज़ें मिलती हैं उसका नाम, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक का मीन्स है फ्रॉम लिविंग थिंग्स। और जो केमिस्ट्री का मतलब क्या है? केमिस्ट्री का मतलब है स्टोरी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। स्टोरी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है, हमारे ऑर्गेनिक का मतलब होता है फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जो चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। और केमिस्ट्री कहते हैं स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहली डेफिनेशन क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहली डेफिनेशन होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ compounds. Organic chemistry is the story of compounds obtained from living things. ये होता है हमारा क्लासिकल डेफिनेशन। ये क्या होता है? ये होता है हमारा क्लासिकल डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका क्लासिकल डेफिनेशन कहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या आता है? ये होता है स्टोरी ऑफ कॉम्पाउंड्स। हम कॉम्पाउंड्स को स्टडी करते हैं। वो कौन से कॉम्पाउंड्स होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमको मिलते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कॉम्पाउंड्स हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं हम उसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो ब्रांच है इसमें हमें क्यों लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो चीज़ मिलते हैं उसके बारे में ही हम क्यों पढ़ते हैं। तो चलिए हम इसे ज़रा समझते हैं। एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअली क्या है जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये क्या होता है? स्टडी ऑफ कार्बन। ये क्या होता है? स्टडी ऑफ कार्बन होता है। तो जब अर्लियर फर्स्ट टाइम में जब हमें देखा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होता है ना, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज़्यादातर कार्बन ही मिलते थे। क्या मिलते थे? कार्बन एटम। कार्बन एटम ही हमें मिलते थे। और देखा गया कि जो कार्बन एटम है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम कार्बन एटम पाया जाता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उसका डेफिनेशन क्या दे दिया कि स्टडी ऑफ कंपाउंड्स obtained फ्रॉम लिविंग थिंग्स।
तो इन लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारे जितने भी नेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते थे वो पहले उसमें सारे कार्बन एटम्स से होते थे, और वो जो कार्बन एटम्स हैं सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते थे। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको स्टडी ऑफ क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जितने भी कंपाउंड्स मिलते हैं हम उसको ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके स्टोरी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऐसे उन लोगों ने सोच के इसकी पहली डेफिनेशन रख दिया था, लेकिन बाद में जाके ये डिस्प्रूफ हो जाता है कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो सिर्फ नेचर से मिलते हैं, मतलब हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। ये हम इसको लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद इसका डेफिनेशन को चेंज किया गया, और इसका जो नया डेफिनेशन आया जो होता है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो क्या होता है। तो देखते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। मॉडर्न डेफिनेशन ये भी क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक डेफिनेशन है, लेकिन ये मॉडर्न डेफिनेशन जो अब यूज होता है वो है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कहती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है स्टडी ऑफ कार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है जिसे हम कहते हैं, जो मॉडर्न डेफिनेशन आया, पहले हम सोचते थे कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, तो ये होगा स्टडी ऑफ लिविंग कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स। लेकिन बाद में देखा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि किसने बोला था ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर किया गया था, और पहले कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड निकला था जो लैब में प्रिपेयर होकर आया था। तो हम पहले अब अभी डेफिनेशन में फोकस कर रहे हैं, तो मैं उस चीज़ में नहीं जा रहा, बाद में वो बहुत सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये क्या होता है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका मॉडर्न डेफिनेशन आ गया, वो होता है स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो कार्बन और उसके जितने भी डेरिवेटिव होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कार्बन और उसके जितने डेरिवेटिव होते हैं उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। हमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं, तो हमें मैक्सिमम क्या कार्बन देखने को मिलता है। और कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, ये मैं आगे बताने वाला हूँ कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी आखिरकार वैलेंसी कहते हैं किसे, मैं वो भी बताने वाला हूँ। जो कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, कार्बन होता है उसका वैलेंसी 4 होता है, और ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसको हम जब वैलेंसी कंप्लीट करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोजन। तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या, एक तो कार्बन देखने को मिलता है, एक हाइड्रोजन देखने को मिलता है, और हमें देखने को मिलता है हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या होते हैं, हेलोजेंस होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या हेलोजन क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और इसके साथ हमें देखने को मिलता है नाइट्रोजन भी देखने को मिलता है, ऑक्सीजन भी देखने को मिलता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या देखने को मिलता है, एक है कार्बन, एक है हाइड्रोजन और एक हेलोजन, और मिलते हैं हमें क्या, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं, सबसे ज़्यादा हमें कार्बन ही सबसे ज़्यादा मिलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो वाई ओनली कार्बन। तो भाई आप लोग सोचिए, जो हमारे पीरियोडिक टेबल है 118 एलिमेंट है, इनमें से एक एलिमेंट है कार्बन। तो कार्बन को छोड़ के जो रेस्ट 117 एलिमेंट रह गए, इनमें से किसी एक के लिए भी ना हमारे केमिस्ट्री में कोई स्पेसिफिक ब्रांच नहीं है, कोई स्पेसिफिक ब्रांच नहीं है इसको पढ़ने के लिए। लेकिन जो हमारा कार्बन है, कार्बन को पढ़ने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक ब्रांच है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो है ओनली कार्बन, हम कार्बन के लिए ही क्यों एक स्पेसिफिक ब्रांच ऐसे बना दिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बाकी जो 117 एलिमेंट थे उन लोगों के बारे में हम क्यों कोई स्पेसिफिक ब्रांच नहीं है। क्या कार्बन क्या कार्बन इज स्पेशल, कार्बन इज स्पेशल, पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन क्या स्पेशल है। तो हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं कि व्हाई ओनली कार्बन,
कार्बन स्पेशल कि हम सिर्फ कार्बन के बारे में क्यों पढ़ते हैं, कार्बन क्यों स्पेशल है, बाकी तो एक 118 एलिमेंट से कार्बन को छोड़ दो तो 117 है, तो 117 के लिए हमने कोई स्पेसिफिक ब्रांच बनाया नहीं है, उसके लिए हम कोई स्पेसिफिक स्टडी भी नहीं करते। मतलब कार्बन के बारे में हम जितना स्टडी करते हैं, जितना डीपली हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसके लिए हम बाकी कोई एटम के लिए, हम कोई एलिमेंट के लिए हम इतना स्टडी नहीं करते। तो व्हाई ओनली कार्बन, व्हाई ओनली कार्बन, तो हम कार्बन को क्यों पढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कार्बन को ही क्यों हमने एक स्पेसिफिक ब्रांच दे दिया और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहता है, और क्यों हम सिर्फ कार्बन के बारे में ही यहाँ पे पढ़ते हैं, बाकी कोई एटम के लिए, बाकी कोई एलिमेंट्स के लिए क्यों कोई स्पेसिफिक ब्रांच नहीं है। व्हाई ओनली कार्बन, व्हाई ओनली कार्बन। तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है उसका हम जो डेफिनेशन था, एक था क्लासिकल डेफिनेशन, एक था मॉडर्न डेफिनेशन, दोनों को पढ़ लिया। और दोनों ही कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है वो स्टडी ऑफ कार्बन होता है। इनडायरेक्टली जो हमारा क्लासिकल डेफिनेशन था वो डायरेक्टली नहीं कह रहा था कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, स्टडी ऑफ कार्बन होता है, ये नहीं कह रहा था। लेकिन इनडायरेक्टली वो भी कह रहा था कि जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है ये होता है स्टडी ऑफ कार्बन। और जो हमारे मॉडर्न डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन, वो तो कह ही रहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ कार्बन होता है। लेकिन व्हाई ओनली कार्बन, कार्बन क्या स्पेशल होता है, तो ये स्पेशल होता है या नहीं, इसके बारे में जानने के लिए हमें कार्बन के कुछ जनरल थिंग्स के बारे में जानना चाहिए, कुछ जनरल बातें कार्बन के बारे में। ये होता है कार्बन C6, इसका 12 C6, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ये होता है 6, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12। तो एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 एंड 2p2। इसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि जब भी कोई एटम है तो उसमें न्यूक्लियस होगा और उसमें हमें मिलेगा ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल्स, तो इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो हमने इसको इलेक्ट्रॉन को वो जो हम सजाते हैं कि जो हमारी सेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कहते रहते हैं, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है 1s2 2s2 एंड 2p2। ये हमें देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पढ़ने को मिलता है, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं तो वहाँ हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में फुल डिटेल्स में दिया गया है। जब वो चीज़ आएगा तो मैं आप लोगों को वो भी बताने वाला हूँ। तो ये क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 एंड 2p2। जो 1s2 2s2 2p2 है इसे कहते हैं आउटर मोस्ट सेल और वैलेंस सेल कहते हैं। इसका जो आउटर मोस्ट सेल जो होता है वैलेंस सेल, इसमें देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हुए 4 इलेक्ट्रॉन हुए। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए 4 इलेक्ट्रॉन हुए। तो इस 4 इलेक्ट्रॉन के हुए क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं कार्बन का 4 होते हैं। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, और जितने हम कहते हैं वैलेंस सेल। ये होता है क्या, वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम कहते हैं वैलेंसी। और वैलेंसी नहीं, सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सॉरी, वैलेंस सेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल को हम कहते हैं वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और एक चीज़ होता है जो है वैलेंसी। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के 4 ही होते हैं, लेकिन वैलेंसी का मतलब क्या होता है, वैलेंसी कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स an एलिमेंट लूज और गेन और शेयर टू गेन स्टेबिलिटी। हमारा जो भी कोई भी एलिमेंट है वो स्टेबल होने के लिए कितने एटम लूज कर सकता है या गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है, हम उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वैलेंसी। जो कार्बन होता है, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। अब कार्बन का वैलेंसी 4 मतलब क्या होता है, ये 4 बॉन्ड बना
सकता है। इसका मतलब होता है कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। और ये कौन सा, ये 4 बॉन्ड बनाता है वो भाया शेयरिंग। ये शेयरिंग करके शेयर करके 4 बॉन्ड बनाता है, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो 4 बॉन्ड बनाता है। और वो जो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं, शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उसका हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो क्या कार्बन शेयरिंग से कितना 4 बॉन्ड बनाता है, वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमने कार्बन के बारे में जितनी चीज़ें हमें जानना चाहिए था वो चीज़ें हमने पढ़ ली। एक होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। और उसका जो एटॉमिक मास होता है, एक एटॉमिक मास 12 होता है। और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2n 2p2 होता है। और जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये होता है वैलेंस शेल। ये है 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आता है, जो हमारे आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पर देखिए 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है। और इसका जो वैलेंसी इसको स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी गेन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स को एक एलिमेंट लूज कर सकता है, या तो गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। चाहे वो लूज, गेन और शेयर करे, उसको हम कहते हैं वैलेंसी। और हमारा जो कार्बन होता है, कार्बन शेयरिंग करता है, कार्बन शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो ये थे कुछ जनरल बातें जो हमें और सॉरी बातें जो हमें कार्बन के विषय में जानने चाहिए थे। तो अब हमारे जो क्वेश्चन था कि है ओनली कार्बन, है ओनली कार्बन, तो इसका अब हमें आंसर मिलेगा कि है ओनली कार्बन। हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म। हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म। थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म इसे हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। तो मैं आपको जरा समझा दूं कि थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म क्या होता है। जो पहले साइंटिस्ट ने देखा कि जो हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें कार्बन एटम्स होते हैं। और ये क्या पर जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं। तो पहले क्या देखा कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो उसमें कार्बन ज़्यादा होते हैं। अब जो कार्बन होते हैं वो हमें क्या सबसे ज़्यादा हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही दिखे जाते हैं। तो उन लोगों ने सोच लिया कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिल सकता है, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही डिराइव कर सकते हैं। तो इसकी बेसिस में हमारे एक साइंटिस्ट थे जो थे बर्जिलियस। बर्जिलियस साहब ने हमें वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था। और बर्जिलियस साहब के कहने का मतलब ये था कि जो हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वी कान प्रिपेयर इन लैब। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बना ही नहीं सकते। उनका कहने का मतलब तात्पर्य ये था कि कोई वाइटल फोर्सेस होते हैं, मिस्टीरियस फोर्स होते हैं। वो कहते थे कि वाइटल फोर्सेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उनके कहने का मतलब ये था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो रहते हैं उसको हम लैब में बना ही नहीं सकते। ये सिर्फ हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल सकता है, हम इसे लैब में कभी भी लैब में बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि वाइटल फोर्सेस, एक वाइटल फोर्सेस होता है। वाइटल फोर्सेस का मतलब होता है मिस्टीरियस फोर्स, मिस्टीरियस फोर्स, जादुई शक्तियाँ। क्या जादुई शक्तियाँ, कुछ जादुई शक्तियाँ होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं, इसलिए हम इसे लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये थ्योरी जो थी, ये थ्योरी रॉन्ग प्रूफ हो गई। और इसे रॉन्ग प्रूफ किया था एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था होलर। होलर होलर थे एक साइंटिस्ट जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ किया था। और ये होलर कौन थे, होलर थे बर्जिलियस साहब का एक स्टूडेंट थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि आप बोलते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लैब में बना नहीं सकते, इसके बनाने इसे सिर्फ वाइटल फोर्सेस से बना सकते हैं। तो होलर साहब ने क्या बोला कि आप रॉन्ग कह रहे हो, आप गलत बोल रहे हो कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ लैब में बना बना नहीं सकते, हम लैब में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं।
वो ऐसे उन्होंने उनका प्रपोज दिया। तो बोर्जिलस साहब ने बोला कि हम नहीं बना सकते, और होलर ने बोला कि हम बना सकते हैं। ये थे टीचर और ये थे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन जाएगा वाई ओनली कार्बन। तो हमने उसके बारे में जितने जनरल बातें जानने चाहिए थे वो बातें हम जान चुके हैं। तो है ओनली कार्बन, इसका 3 रीजन है। पहला रीजन है टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंसी का मतलब होता है वैलेंसी। तो उसका जो वैलेंसी होता है, वैलेंसी कितना होता है 4 होता है। तो ये कितना 4 बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या होता है, वैलेंसी 4, वैलेंसी 4 होना को ही टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। इसका पहला जो रीजन है वो है टेट्रा वैलेंसी की कार्बन वैलेंसी 4 होने का मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है। कितना बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। पहला रीजन तो ये है कि ये टेट्रा वैलेंसी है। और जो इसका दूसरा रीजन है वो है सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टीज की वजह से ही हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एक सेपरेट ब्रांच हमारे कार्बन के लिए पढ़ते हैं, वो क्या होता है केटेनेशन। केटेनेशन प्रॉपर्टी, ये होता है केटेनेशन प्रॉपर्टी। केटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, केटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। केटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। इसका मतलब है खुद से ही प्यार करो। दुनिया से क्या रखा है, खुद से ही प्यार करो, सेल्फ लव। ये क्या होता है, केटेनेशन प्रॉपर्टी होता है सेल्फ लव। कार्बन खुद से ही प्यार करता है, किसी दूसरे से प्यार नहीं करता। ये इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं केटेनेशन प्रॉपर्टीज। केटेनेशन प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि खुद से ही मोहब्बत करना। जैसे आप सोचिए, अब इंस्टाग्राम में रील्स आते हैं कि सेल्फ लव लोग डालते रहते हैं। जैसे वो लोग, उसका मतलब सेल्फ लव का मतलब तो पता है ना, इसका मतलब आपको सेल्फ लिंकिंग का मतलब भी पता है। सेल्फ लिंकिंग का मतलब खुद से ही जुड़ के रहना। कार्बन खुद से ही जुड़ के रह सकता है। ये देखिए कार्बन ऐसे खुद से जुड़ के रह सकता है। ये चैन बना सकता है। अब मैं तो ने 1 2 3 4 कार्बन ले चुका हूँ। ये 5 6 7 11 18 20 21 ऐसे कार्बन लेके भी ना ये अपना एक चेन बना सकता है, उसमें भी ब्रांचिंग दिखा सकता है। इससे वो ब्रांच भी दिखा सकता है। बस हमें इसका ख्याल रखना रहता है कि इसका वैलेंसी 4 ही होना चाहिए। 5 बॉन्ड नहीं बना सकता एक कार्बन से 4 बॉन्ड बना सकता है। 1 2 3, ये 3 बॉन्ड बना चुका है तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि उसका वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं। और ये क्या कर सकता है, ये रिंग भी फॉर्मेशन कर सकता है। ये जो प्रॉपर्टीज होता है ना, ये सिर्फ कार्बन में ही देखने को मिलता है और किसी में देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा इसके पास और एक प्रॉपर्टीज होता है जो होता है कि मल्टीपल बॉन्ड्स। ये क्या कर सकता है, ये मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब है कार्बन जो है, तो यहाँ पर जगह नहीं, तो यहाँ पर कोई नहीं है स्पेस, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि मल्टीपल बॉन्ड जो है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बना सकता है। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल सिंगल बॉन्ड बनाता है तो हम अल्केन कहते हैं। जब डबल बॉन्ड हो जाए तो उसे अल्किन कहते हैं। और जब ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो उसे अल्काइन कहते हैं। तो जो हम सिर्फ कार्बन को ही क्यों एक स्पेशल ब्रांच स्पेशल समझते हैं, उसको हम क्यों एक ब्रांच दे दिए, इसका 3 रीजन है। एक है इसका टेट्रा वैलेंसी होना, एक होता है इसका कैटेनेशन प्रॉपर्टीज होना, एक होता है मल्टीपल बॉन्ड में मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। ये सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहता है वो होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो टेट्रा वैलेंसी तो और भी एटम के हो सकते हैं, और भी एलिमेंट के हो सकते हैं, लेकिन टेट्रा वैलेंसी सिर्फ कार्बन शो करता है। कौन, ओनली कार्बन, ओनली कार्बन शोज कैटेनेशन। कैटेनेशन सिर्फ कार्बन ही शो कर सकता है, इसलिए हम कार्बन के लिए एक स्पेसिफिक ब्रांच बनाए हैं जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और यहाँ पर सिर्फ हम किसके बारे में पढ़ते हैं, कार्बन के बारे में पढ़ते हैं और इसके डेरिवेटिव के बारे में पढ़ते हैं। तो आई होप आप सबको वाई ओनली कार्बन, वाई ओनली कार्बन, इसका आपको आंसर मिल गया होगा कि हम कार्बन को ही क्यों एक स्पेसिफिक ब्रांच देके क्यों हम कार्बन के विषय में ही, कार्बन के बारे में ही स्टडी करते हैं। तो आई होप आप लोगों को इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो हम
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की ओर जाएंगे जो होता है थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म। तो मैं आपको बताने वाला हूँ अब थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म क्या होता है और क्यों थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म आया था। तो जो हमारे बर्जिलस साहब थे उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बना नहीं सकते लैब में, तो होलोर साहब ने बना कि हम बना सकते हैं। तो बर्जिलस साहब ने बताया अगर हम बना सकते हैं तो हमें दिखाओ कैसे बनाते हो। तो हमारे जो होलोर साहब ने थे, होलोर साहब ने क्या किया, एमोनियम साइनाइड को जो होता है NH4CON, इसे कहते हैं एमोनियम साइनाइड। एमोनियम साइनाइड को हीट करने लगे। एमोनियम साइनाइड को जब इन्होंने हीट किया तो एक कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ जो था NH2C डबल बॉन्ड O NH2, और इसे हम कहते हैं यूरिया। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम यूरिया कहते हैं। और ये क्या होता है, ये था हमारा फास्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। फास्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर इन लैब। लैब में बनाया गया पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो था क्या था, वो हमारा यूरिया था। यूरिया क्या था, फास्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर इन लैब। जो लैब में बनाया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन था, यूरिया। और इसे किसने दिया था, इसे होलर भाई साहब ने देते, होलर साइंटिस्ट जिनका नाम है होलर, फेडरिच होलर, इन्होंने हमें दिया था। कैसे आया था ये, एमोनियम साइनाइड को जब हमने हीट किया, ये सिंबल है, हीट का सिंबल है जो ये होता है ना, ये होता है हीट का सिंबल। ये क्या है, हीट का सिंबल है। जब हमने इसको हीट किया तो हमें मिला NH2CO NH2, इसका नाम था यूरिया। होलोर साहब ने क्या क्या, एमोनियम साइनाइड NH4CON को जब हीट करके यूरिया बनाया, यूरिया बना दिया, तो उस उन्होंने बोला, उन्होंने ये रिएक्शन करके देखा तो क्या हुआ, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया यूरिया। देखिए यहाँ पर कार्बन है, ये होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में भी बना सकते हैं। लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट कौन, बर्जिलियस साहब ने थे, बर्जिलियस साहब ने बोला कि भाई हम तुमने तो बना के दिखाया, हम बना सकते हैं। तो वो अपनी जो थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म था उनमें वो स्टिक्ट होकर नहीं रह पाए, थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म का ब्रेक हो गया। तो इसलिए हमने मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ा था। तो ये था उसका क्या लिमिटेशन था। जो हमारा क्लासिकल डेफिनेशन किसके वजह से आया था, क्लासिकल डेफिनेशन वाइटल फोर्स थ्योरी की वजह से आया था। और उसका वाइटल फोर्स थ्योरी को ब्रेक करने वाले जो बंदा थे वो थे हमारे होलर साहब ने। होलर साहब ने वाइटल फोर्स थ्योरी को ब्रेक किया। और फिर आया हमारा मॉडर्न डेफिनेशन। ये उसका बेसिस था कि कैसे हमारा क्लासिकल डेफिनेशन कैसे आया था और मॉडर्न डेफिनेशन कैसे आया था। उसके बाद जब ये रिएक्शन करके होलर साहब ने दिखाया तो बर्जिलस साहब ने बोला तुम इसको कंपाउंड ए समझ लो और इसको कंपाउंड बी समझ लो, और एक काम करो, जो एमोनियम साइनाइड है उसका मोलिकुलर फार्मूला जरा मुझे लिख के दिखा। तो उन्होंने लिखा CH4NH2O, एक कार्बन है, एक कार्बन, चार हाइड्रोजन तो चार हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक, दो नाइट्रोजन तो N2, और एक ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन, CH4N2O हो गया। और फिर उन्होंने बोला तो अभी तुम यूरिया के भी जो मोलिकुलर फार्मूला है वो लिख के दिखाओ। ये क्या है, मोलिकुलर फार्मूला है, लिख के दिखाओ। तो यहाँ पे भी देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना हो गए, चार हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन दो हो गए, और एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन। तो उन्होंने देखा जो मोलिकुलर फार्मूला है वो सेम है, इसका भी CH4N2O है, इसका भी CH4N2 है। तो इनमें क्या है, जो मोलिकुलर फार्मूला है वो क्या है, सेम है। बस क्या डिफरेंट है इसमें, बॉन्डिंग पैटर्न, बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट है, और इसे ही हम कहते हैं आइसोमर, आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है और बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट होता है, उसे हम आइसोमर्स कहते हैं। जब उनके बीच में बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट हो तो वो उनसे स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। इसके लिए एक स्पेसिफिक चैप्टर है जो कि आइसोमेरिज्म के नाम पे हम जाना जाता है, वहाँ पर हम पढ़ेंगे आइसोमर्स क्या होते हैं। तो उन्होंने बोला भाई ये कुछ नहीं,
इसको जब हमने हीट किया तो इसके बॉन्ड्स में ही कुछ चेंजेस हो गए, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। लेकिन वो स्टिक नहीं रह पाए, ये थ्योरी ऑफ जो है आइसोमरिज्म बताने के बाद भी वो स्टिक नहीं रह पाए कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, तो पहले हमारे जो होलोर साहब थे, होलोर साहब ने ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया था। होलोर साहब आए थे हमारे 1828 को होलोर साहब आए थे, और उन्होंने दिया था हमें क्या, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, और ये होता है यूरिया होता है। उसके बाद 1845 में हमारे पास आए थे कोल्बे साहब। अब हमें कोल्बे साहब ने क्या, हमें कोल्बे साहब ने CH3COOH, इसका कॉमन नाम होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और फर्स्ट कौन आए थे, होलोर साहब आए थे 1828। उसके बाद उन्होंने आके यूरिया दे के चले गए। ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया होता है जो हमें लैब में बनाया गया था, ये भी लैब में बनाया है, ये भी लैब में बनाया गया है। और 1845 को कोल्बे साहब ने दिया था, क्या दिया था, एसिटिक एसिड दिया था। और 1856 में बर्तलॉट ने हमें दिया था CH4, ये होता है मीथेन। ये क्या होता है, ये होता है मीथेन। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो मीथेन होता है ये हमारा एक होमोलोगस सीरीज है, किसका, अल्केन का होमोलोगस सीरीज है, उसका फर्स्ट मेंबर होता है, कौन होता है, मीथेन होता है। तो हमने पढ़ लिया थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म के बारे में, हमने पढ़ लिया। तो थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म को बेसिस करके जो हमारा क्लासिकल डेफिनेशन भी आया था और मॉडर्न डेफिनेशन भी आया था। जो हमारा थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म क्या कहता था, कि थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म कहता था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना नहीं सकते, इसको सिर्फ कुछ वाइटल फोर्सेस ही बना सकते हैं। ये कौन कह रहा था, ये बर्जीलियस साहब कह रहे थे। बर्जीलियस साहब ने दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी, तो हम जिसको थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म के नाम में भी जाना जाता है। उसके बाद उनके स्टूडेंट ने होलोर साहब थे, होलोर ने आके एमोनियम साइनाइड से हमें क्या, यूरिया बना के दे दिया। और यूरिया जो है वो लैब में बनाया गया था। तो ये प्रूफ हो गया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो उनके बाद 1845 पे कोल्बे साहब आए थे, उन्होंने एसिटिक एसिड दे के दे गए। और 1856 में बर्तलॉट आए थे, उन्होंने मीथेन दे के चले गए। और मीथेन ही होता है हमारा जो अल्केन का होमोलोगस सीरीज है, उसका फर्स्ट मेंबर होता है। तो हम ये सारी चीज़ें हमने अब कवर कर लिए। तो ये क्या था, ये था हम इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया कैसे था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे आया था कि जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन होता है जो मैक्सिमम खूब ज़्यादा ही कम कंपाउंड्स बना रहता है। तो उसके पढ़ने के लिए हमने एक स्पेसिफिक ब्रांच बना लिया जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते आया था, क्यों आया था, जो मैंने आपको बता लिया वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होते हैं, तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम जाने वाले हैं, और जो हम पहले से बोल रहे हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हम इसके बारे में अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम स्टार्ट करने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। तो हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। तो पहले क्या किया गया, कंपाउंड्स को, जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक को दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कंपाउंड्स जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये ड्राइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स से हमें मिलता है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। और जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं क्या, जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से देखने को मिलते हैं। एक होता है
डिराइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि मिनरल्स, गैसेस कौन थे बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव होता है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग थिंग से डिराइव होके होते हैं। ये कहता ये हमारा था ये कहता हमारा क्लासिकल डेफिनेशन था। क्लासिकल डेफिनेशन जब पहले वैटलफोर्स थ्योरी आया था तो वैटलफोर्स थ्योरी के को विशेष करके ऐसे ही हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे, क्योंकि हमें तब पता नहीं था ना कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमें लैब में भी प्रिपेयर किया जा सकता है। तो उसके बाद इसका मॉडर्न डेफिनेशन आया। मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहता है, जो हमारा मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, ये होता है हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव, क्या होता है हाइड्रोकार्बन इस डेरिवेटिव को क्या कहते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है और इसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, तो हम इसके बारे में अभी कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कि हाइड्रोकार्बन्स में आखिरकार क्या होते हैं और इसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है, हाइड्रोकार्बन्स दो टर्म्स है, एक हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, जहाँ पे जो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड जहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर रहते हैं उसे हम और क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दे दूं कि जो मैंने CH4, ये क्या होता है, ये होता है मीथेन, और ये होता है ये होता है मीथेन होता है, और ये हमारा अल्केन की होमोलोगस श्रेणी का फर्स्ट मेंबर होता है। तो एक कार्बन है और इसके पास 4 हाइड्रोजन है, एक क्या हो गया, ये क्या है, ये एक हाइड्रोकार्बन है। वैसे ही हम दो कार्बन का एक हाइड्रोकार्बन लेंगे तो C2H6, एक दो कार्बन है, उसका वैलेंसी हम अब हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये है हमारा वैलेंसी कंप्लीट हो गई। सिर्फ देखिए यहाँ पर कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन है, ये होता है क्या, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और इसके जो डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा, मीथेन, मीथेन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है ये CH3, इससे एक हाइड्रोजन हटा दो, CH4 से एक हाइड्रोजन हटा दो, CH3 होगा, इसे कहते हैं मिथाइल। हम आगे IUPAC से नोमेनक्लेचर भी देखने वाले हैं और कॉमन नेम भी देखने वाले हैं, तो वहाँ पे ये सब आने वाला है कि इसका नाम मिथाइल कैसे हुआ, इसका नाम मीथेन कैसे हुआ। ये होता है मिथाइल, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक कार्बन ये बॉन्ड फ्री होता है, यहाँ पर ये कहीं भी लग सकता है किसी और कार्बन पे, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है। इसका डेरिवेटिव होता है ये, इससे ड्राइव होके यह है, जैसे वैसे इससे ड्राइव होके आया है C2H5, इसका नाम होता है इथाइल, इसका नाम होता है इथाइल। और इसे इसका ये जो दो कार्बन होते हैं उनमें से ये बॉन्ड फ्री होता है, हम कहाँ पर किसी और कार्बन पर लगा सकते हैं। तो अब हम इसका बैलेंस अब कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये होता है हाइड्रोकार्बन्स। और जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ और फिर से और एक बार बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होता है उनमें हमें मैक्सिमम कार्बन ही देखने को मिलते हैं, और उसके वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमें हाइड्रोजन्स, हेलोजेंस, नाइट्रोजन्स और ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। तो आप जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो होगा ही होगा, कार्बन ऐसा नहीं है कि कार्बन नहीं हो सकता, कार्बन होगा, और कार्बन है तो उसके वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए उसके साथ हाइड्रोजन होगा। उसके अलावा कुछ और एटम्स दिखाई देते हैं, जैसे हेलोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन 4 चीज़ों को हम कहते हैं हेट्रो एटम्स। हेट्रो एटम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, उसके अलावा भी ये हेलोजेंस और नाइट्रोजन्स होते हैं। हेलोजेंस कौन कौन से होते हैं, हेलोजेंस जो हेलोजेंस ग्रुप में रहते हैं, क्या होता है, एक होता है क्लोरीन, एक होता है फ्लोरीन, एक होता है ब्रोमीन, और एक होता है आयोडीन। कौन कौन से, क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 होते हैं। 4 होते क्या
हमारे हेलोजेंस, और उसके साथ हमें देखने को मिलता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं हेटेरोएटम्स। ओके, तो आप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है हमारे क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं, हमको पता चल गया। तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं हमने जान ली। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पढ़ने वाले हैं। तो हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं कि देखो, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये 1 2 3 या 4 नहीं, ये लाखों में है, हज़ारों में है, ये बहुत मात्रा में है, बहुत संख्यक में है, ये हम गिनती भी नहीं कर सकते, शायद इतने ही होंगे। ओके, ये है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो जब इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं तो हम इनको स्टडी करेंगे, तो इसके लिए हमें क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। हम जब क्लासिफिकेशन ही नहीं कर पाएंगे तो उनकी स्टडी नहीं कर सकते। तो इन लोगों को एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ने के लिए हमें उनको क्या क्लासिफिकेशन करना होगा। तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ा, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे पास 1 2 3 या 10 नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो इन लोगों के लिए एक प्रॉपर वे में स्टोरी करने के लिए पहले हम इन लोगों को क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो पहले हम इन लोगों का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, तो जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम फर्स्ट 2 कैटेगरी में हम क्लासीफाई किए हैं। पहला होता है ओपन चेन, एक और हो जाए क्लोज चेन। ओपन चेन और क्लोज चेन, हम जो ओपन चेन है इसको हम कहते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड, और इसे हम एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। और जो क्लोज चेन है उसे हम साइक्लिक कंपाउंड या रिंग कंपाउंड भी कहते हैं। तो आप सोचिए, मैं आपको 3 कार्बन का एक कंपाउंड बनाने को देता हूँ, तो आप कैसे बना सकते हैं। अगर आप 1 2 3 ऐसे बना के इसके आप बैलेंस कंप्लीट कर लो। ओके, 3 कार्बन का एक कंपाउंड ऐसे बन सकता है, और एक कंपाउंड कैसे बन सकता है, 1 2 3 ऐसे भी बन सकता है। ये क्या है, 3 कार्बन के कंपाउंड है। तो ये ओपन चेन है, ओपन चेन की फॉर्मेट है। इसका जो फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए हैं, ये क्या है, ओपन चेन है। ये एक चेन है, ये ओपन चेन है। लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन में जो फर्स्ट कार्बन, अगर हम इसको फर्स्ट और इसको लास्ट कार्बन देते हैं तो ये दोनों आपस में जुड़े हैं। अगर इसको फर्स्ट इसको लास्ट देते हैं तो ये दोनों आपस में, और ये दोनों आपस में जुड़े हैं। ये एक साइकिल फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये कोई साइकिल नहीं, ये सिर्फ एक चेन में है, इसलिए इसका नाम पड़ा कंपाउंड क्या है, एक ओपन चेन है और एक है क्लोज चेन है। तो ओपन चेन का एग्जाम्पल ये रहा और क्लोज चेन का एग्जाम्पल ये रहा। क्या है, एक है ओपन चेन, एक है क्लोज चेन। क्यों, हम कार्बन को फॉर एग्जाम्पल C3 3 कार्बन का एक कंपाउंड लेते हैं, तो वो हम ओपन चेन में भी लिख सकते हैं, हम क्लोज चेन भी लिख सकते हैं। इसलिए हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 तरह के होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, एक होता है ओपन चेन कंपाउंड, एक होता है क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को हम एसाइक्लिक कंपाउंड या एलिफेटिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, और जो हमारे क्लोज चेन कंपाउंड को हम साइक्लिक या रिंग कंपाउंड भी कह सकते हैं। इसको हम हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो हम एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और रिंग हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओपन चेन। जो ओपन चेन है, ओपन चेन को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है। ओपन चेन का भी फर्दर क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ओपन चेन कंपाउंड का फिर हम फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। ओपन चेन फर्दर क्लासिफिकेशन हो गए 2 कैटेगरी में क्लासिफिकेशन हुआ है। एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है। सैचुरेटेड कैटेगरी में आते हैं अल्केन, और अनसैचुरेटेड कैटेगरी में आते हैं अल्किन और अल्काइन।
तो आप सोचिए सैचुरेटेड का मतलब होता है ऑल सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं और उसके कैटेगरी में अल्केन आता है। और इसमें क्या होता है, एटलीस्ट वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, एटलीस्ट एक डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसे क्या कहें, अनसैचुरेटेड कहेंगे। अगर आप ये सोचिए वो एग्जाम्पल, वो 3 कार्बन रहता है, ये 4 कार्बन का, 4 कार्बन का एक कंपाउंड बना सकते हैं। तो हम 1 2 3 4 ऐसे भी बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं, 1 2 3 4। और कैसे बना सकते हैं, 1 2 3 4। मैंने अभी यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया है, ये डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये है अल्केन, ये है अल्किन। ये क्या है, सॉरी, ये है अल्किन और ये है अल्काइन। और ये क्या है, ये है अल्केन। तो क्या हमारा जो ओपन चेन है, ओपन चेन फर्दर क्लासिफिकेशन होके एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होता है वो ऑल सिंगल बॉन्ड होते हैं और अनसैचुरेटेड में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम उसे अनसैचुरेटेड कहेंगे। अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में कौन कौन जाते हैं, एक होता है अल्किन, एक होता है अल्काइन। और जो सैचुरेटेड होता है वो होता है अल्केन होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, इसको हम कहते हैं बेंजीन। तो आप लोगों की दिमाग में, आप लोगों के मन में भी एक सवाल होगा, ये अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड नहीं है, ये है एरोमेटिक है, इसमें एरोमेटिसिटी है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, इसे हम कहते हैं एरोमेटिसिटी। तो ये इसको हमने अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में ऐड नहीं किया। तो मैं आपको नोट लेकर इसे हम नोट देकर लिख सकते हैं कि ये बेंजीन जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ये एरोमेटिक क्या होता है हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक एरोमेटिसिटी है, अगर वो प्रॉपर्टीज एक कंपाउंड गेन कर ले तो उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ये क्या अनसैचुरेटेड होता है, ये क्या अनसैचुरेटेड नहीं होते। देखिए यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है लेकिन ये अनसैचुरेटेड क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी है और इसे हम एरोमेटिक कंपाउंड में काउंट करते हैं। ये क्या होता है, ये होता है हमारा बेंजीन होता है और ये हमारा क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड होता है, इसलिए हम इसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड कंपाउंड में इसको ऐड नहीं करते। तो हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको हम एक ओपन चेन में डिवाइड किया और एक क्लोज चेन में। और ओपन चेन एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। अब हम क्लोज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओपन के जो था वो इतने हो गया। इसमें एक है कि ओपन चेन में ब्रांचेस भी हो सकते हैं, इसमें हम ब्रांचेस भी ऐसे बना सकते हैं। ये तो खास ब्रांचेस नहीं होगा, ये ब्रांचेस हो गया, इसमें भी ऐसे ब्रांचेस हो सकते हैं। तो ये बात का आप ध्यान रख सकते हैं कि इसमें ब्रांचेस भी हो सकते हैं। तो हम अब जाएंगे क्लोज कंपाउंड के जो क्लासिफिकेशन है, क्लोज कंपाउंडों की फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लोज कंपाउंड को कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है अब हम पढ़ने वाले हैं। हमने अभी ओपन चेन के बारे में जान लिया, अब हम क्लोज चेन के बारे में पढ़ेंगे। जो क्लोज चेन है इसको भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है दो कैटेगरी में। एक होता है एलिसाइक्लिक, एक होता है साइक्लिक। एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। एक होता है एलिसाइक्लिक, एक होता है एरोमेटिक। मैं अभी आपको पीछे बोला था कि एरोमेटिसिटी होता है तो उसे एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक क्या क्या होता है। एलिसाइक्लिक क्या मतलब है, जो हम ओपन चेन होता है ये होता है एली प्लस साइक्लिक, एली प्लस साइक्लिक एलिसाइक्लिक होता है। तो इसमें क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड होंगे, क्या होगा, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड हो गए, लेकिन ये एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड हो गए। एलिफेटिक आप देख रहे होंगे ये एलिफेटिक है, एली प्लस साइक्लिक एलिसाइक्लिक, ये क्या है एलिफेटिक है। लेकिन एरोमेटिक क्या है, एरोमेटिक में क्या होगा, एरोमेटिसिटी होगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। एक होता है अल्टरनेट, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे
6 कार्बन, ये है C6 का ये एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ये है, इसका और एग्जाम्पल लेते हैं C6 का 1 2 3 4 5 और ये 6। इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड आएगा, तो इसमें क्या इस कंपाउंड ने एरोमेटिसिटी गेन कर लिया, इसलिए हम जो ये होता है बेंजीन, इसको हम ऑन सैचुरेटेड में नहीं, हम इसको एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ते हैं। ऑन से देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, मैंने क्या बोला था एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो एक डबल बॉन्ड तो है ना, यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है, तो अनसैचुरेटेड क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पर 6 पे देखो 1 2 3 4 5 6 पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या है एरोमेटिसिटी गेन कर लिया है। एरोमेटिसिटी क्या होता है ये हम आगे पढ़ने वाला है, बस आप अभी याद रखोगे इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है साइक्लिक फॉर्म में, एक तो मोस्ट है कि ये साइक्लिक होगा, क्लोज चेन होगा तभी ही ये एरोमेटिक होगा। पहला कंडीशन क्या है, ये क्लोज चेन होना चाहिए और यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। अभी आप इतना याद रखो कि एरोमेटिसिटी क्या है, एरोमेटिसिटी इतने से हो जाएगा कि क्लोज चेन होना चाहिए और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर ये क्लोज नहीं होगा, ऐसे ये ओपन है, यहाँ पर मैंने अभी अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दिया, ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये क्या ये है ऑन सैचुरेटेड। तो आई होप आप क्लियर हो गए होंगे कि एरोमेटिक क्या होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है। एरोमेटिक मोस्ट है कि वो साइक्लिक होगा और उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे, लेकिन जो हमारे अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड में क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, वो क्या होगा उसमें एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होगा और ये ओपन चेन होंगे। हाँ ये हो सकता है। आपको मैं एक एग्जाम्पल दूँ तो ये देखिए साइक्लिक है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ये हमारे कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ये जाएगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये क्या होगा हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड में जाएगा। ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ये एलिसाइक्लिक। इसे आप नोट करके लिख सकते हैं, ओके। सॉरी, इसको आप नोट करके लिख सकते हैं, ओके। ये कौन सा कैटेगरी में एलिसाइक्लिक, क्योंकि ना ये देखो एक तो पहला तो साइक्लिक है और एक एलिफेटिक साइक्लिक है, इसमें एरोमेटिसिटी गेन नहीं है, तो ये क्या होगा ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड में जाएगा। और एलिसाइक्लिक कंपाउंड कैसे हो सकते हैं, ये एक हो सकता है जो शार्प पॉइंट है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो आप समझ गए होंगे कि ये एलिसाइक्लिक क्या होता है और एरोमेटिक क्या होता है। तो अब हम देखेंगे जो हमारी एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। एक होता है होमोसाइक्लिक और ये होता है हेटेरोसाइक्लिक। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये होमोसाइक्लिक क्या होता है और हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है। तो हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड का हम क्लासिफिकेशन करेंगे। एलिसाइक्लिक कंपाउंड मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो हमारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड कैसे होंगे, ऐसे हो सकते हैं। ये एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, ये एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, उसके बाद ये भी एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, ये एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, और क्या हो सकते हैं और बहुत सारे हो सकते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये तो पहले है एलिफेटिक है और साइक्लिक है, ये भी एलिफेटिक है और साइक्लिक है। इनमें देखिए एरोमेटिसिटी नहीं है, कोई अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, ओके। तो एलिसाइक्लिक होता है। जो हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा होमोसाइक्लिक, एक होता है हमारा हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, जो हमारा होमोसाइक्लिक होता है उसको हम कहते हैं कार्बोसाइकिल भी कहते हैं। होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन ही होंगे। इसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन प्लस हेटेरो एटम्स हो सकते हैं। हेटेरो एटम्स जैसे मैंने आपको बोला था हेलोजेंस, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये साइक्लिक कंपाउंड है जो है साइक्लोहेक्सेन, ये है एक साइक्लिक कंपाउंड और ये है
साइक्लोप्रोपेन ये भी है एक। इसका नेमिंग की बात आप मत करो, नेमिंग छोड़ दो, मैं आपको आगे नेमिंग सिखाने वाला हूँ। ये है साइक्लोप्रोपेन। और जो हमारा हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक में आता है ये वाले कंपाउंड्स, ये होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। हम इन सारे जो कंपाउंड्स लिखे हैं इन सब का आगे हम जब पढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन भी उन लोगों का पढ़ लेंगे। तो हमने अभी एलिसाइक्लिक के बारे में जान लिया। अब एलिसाइक्लिक का क्या होता है, एक होमोसाइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। अब हम पढ़ने वाले हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड का फर्दर क्लासिफिकेशन भी किया जाता है। तो वो कैसे किया जाता है, चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमने एलिसाइक्लिक का कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड है उसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। और ये कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के, एक होता है यहाँ पर शायद देखने वाला है, एक होता है बेंजोनोइड कंपाउंड, एक होता है बेंजोनोइड कंपाउंड, एक होता है नॉन बेंजोनोइड कंपाउंड, और एक होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। बेंजोनेट कंपाउंड क्या होता है उसका एग्जांपल दे देता हूँ। बेंजोनेट कंपाउंड का मतलब है पहला तो उसमें बेंजीन रिंग होगा। बेंजीन रिंग में एरोमेटिसिटी होता है इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ये बेंजीन रिंग होगा और बेंजीन रिंग में अगर कोई दूसरा और ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो कहलाता है बेंजोनेट कंपाउंड। यहाँ पर देखिए NH2 लगा दिया, ये हुआ बेंजोनेट कंपाउंड। और के साथ सकता है और हो सकता है ये भी हो सकता है, ये है बेंजोनोइड। और एग्जांपल क्या है, नॉन बेंजोनोइड। नॉन बेंजोनोइड क्या होता है, जो बेंजीन रिंग नहीं होते, जो बेंजीन नहीं होता है। जैसे आप इसको देख लो, एक बेंजीन रिंग नहीं होना चाहिए तो फिर आप इसे ले सकते हैं इनको। देखो ये बेंजीन नहीं है, ये भी बेंजीन नहीं रहा, क्या ये भी बेंजीन नहीं रहा। ये जो शार्प पॉइंट दिख रहे हैं सब ये कार्बन होते हैं। अब लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बताऊं कि ये कार्बन होते हैं। तो हम यहाँ पर अभी इसे बॉन्ड दे सकते हैं। ये क्या बेंजीन है, नहीं बेंजीन नहीं है, लेकिन देखो इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, तो इसमें एरोसिटी है। तो ये क्या नॉन बेंजोनेट कंपाउंड है। और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसमें क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक तो होगा लेकिन यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक। तो यहाँ पर क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक जो हमारे हेट्रो एटम्स, हेट्रोएटम क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए इसमें, अब बोलोगे इसमें तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन यहाँ पर लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर को भी हम काउंट कर लेंगे तो अल्टरनेट होगा, यहाँ पर रिजोनेंस आ सकता है। तो आप समझो रिजोनेंस आ सकता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं तो रिजोनेंस आ सकता है। यहाँ पर लोन पेयर होता है तो इसमें रिजोनेंस आ सकता है। ये होता है एरोमेटिक। यहाँ पर हेट्रो एटम से हो तो ये हेट्रो क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिसमें क्या होता है हमारा एरोमेटिसिटी होता है। ये सल्फर का भी देखिए, एक नाइट्रोजन का आपको बता देता हूँ, ये है नाइट्रोजन। ये देखिए अभी ये बेंजीन रिंग नहीं है, बेंजीन होता तो नाइट्रोजन बाहर लगा हुआ होता, ये नाइट्रोजन बीच में आ गया है। ये अगर बेंजीन होता तो हम इसको इस कैटेगरी में डाल देते, लेकिन अभी ये बेंजीन नहीं है। तो आज का गोल हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमने कौन-कौन-सी कंप्लीट कर ली, हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। इंट्रोडक्शन के बाद हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इससे आगे, तो आज का हमारा गोल कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। आगे ये से पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो हम आज का हमारा गोल जो था क्या क्या था, इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिए। और फिर हमने इंट्रोडक्शन के बाद हमने उसका
क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं वो भी पढ़ ले और हम उसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ ले। तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आगे से शुरू करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट।